गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक थर्ड करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और दूसरे पार्ट में हम लोग उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे, क्या जनरल एंट्रीज होती हैं और क्या लेजर अकाउंट बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, कंपलसरी, ये आएगा ही आएगा, गारंटी है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ एडमिशन का नहीं, ये रिटायरमेंट और डेथ में भी टॉपिक है, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इसको यही तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ट्रीटमेंट तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन चेंज होती रहेगी। अगर रिटायरमेंट होगा तो क्या सिचुएशन होगी वो रिटायरमेंट में सीखेंगे, और मतलब इसका चेंज नहीं होगा। तो मतलब पहले ध्यान से समझ लें। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीनिंग। आइए अब सीधा मीनिंग को देखते हैं, क्या मतलब है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। The value of assets liabilities may be different from its book value. This needs to be brought book value so that the incoming partner is not put an advantage or disadvantage of it. क्या मतलब है? मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू टाइम बेसिस पे चेंज होती रहती है, और जब नया पार्टनर आता है तो उसको बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट जो नया पार्टनर है उसको कुछ फायदा या नुकसान पुराने एसेट्स या लायबिलिटीज से ना हो। ये बुकिश लैंग्वेज है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरी डेफिनेशन से क्या निकल के आते हैं? The change in the value of assets and liabilities throughout an account is called revaluation account. इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, और इस अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो पूरी एक बुकिश लैंग्वेज थी, बट अगर इसका मैं मतलब बताऊं जनरल टर्म्स में क्या मतलब है तो आइए समझते हैं। मैंने कहा कि मान लो दो लोग ए और बी ने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, और यहाँ पे कहीं पे सी का एडमिशन हो गया, सी एक नया पार्टनर एडमिशन हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दो पार्टनर्स थे ए और बी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितने पार्टनर्स थे? ए, बी और सी। यहाँ पे सिर्फ ए और बी। तो मेरा सवाल ये है कि एडमिशन से पहले जितना भी प्रॉफिट होता है बिजनेस को वो किसको मिलेगा? वो सिंपल सा है, ए और बी को प्रॉफिट सारे मिलेंगे, और एडमिशन के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? तीनों को मिलेंगे। प्रॉफिट किसको मिलेगा? यहाँ पे ए, बी और सी तीनों को मिल जाएगा। ये बात तो समझने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बट पॉइंट ये है कि अगर ये प्रॉफिट ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हम सही से तब क्या हो? क्या मतलब है इसका? कभी कभी प्रॉफिट क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। प्रॉफिट बेसिकली समझ लो दो तरीके का होता है, एक जो आपको प्रॉफिट गिवन हो, और एक जो प्रॉफिट दिख नहीं रहा हो, आपको ढूंढना पड़े। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आता है वो तो आप आराम से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो आपको क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहे होंगे, फिर भी ढूंढने पड़ सकते हैं। एक एग्जांपल मान लेते हैं ए और बी ने यहाँ पे एक लैंड ली थी 10 लाख रुपीस इस डेट को। यहाँ पे इस लैंड की वैल्यू 15 लाख हो गई, और यहाँ पे सोल्ड हो गई लैंड 16 लाख। अब मुझे ये बताओ इस लैंड की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 5 लाख की इंक्रीज होगी। ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है ये किसको मिलना चाहिए? ये ए और बी को मिलना चाहिए। और उसके बाद जब सी का एडमिशन हो गया तो वहां से लेके जब तक लैंड सोल्ड हुई है तब तक लैंड की इंक्रीज कितना हुआ है? 1 लाख। तो इस 1 लाख के प्रॉफिट में तीनों को मिलना चाहिए, ए, बी और सी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी सी का एडमिशन हो उस दिन, स्पेशली उस दिन अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर दो, नई वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे लेके आओ, क्योंकि अगर तुम ये वैल्यू सपोज नहीं लाते
तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखता अचानक से 6 लाख का प्रॉफिट आपको दिखता, और ये पूरा का पूरा 6 लाख का प्रॉफिट तीनों पार्टनर में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। तो ये अनफेयर हो जाता पुराने पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उनका 5 लाख का प्रॉफिट तो उनका है और 1 लाख में से प्रॉफिट ए, बी और सी का। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस को क्लियर करने के लिए हम लोग एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिस दिन सी का एडिशन। क्या मतलब कि हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, सो दैट जो प्रॉफिट निकल के आए वो पुराने वाले पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट मिल जाए और ये उनके साथ फेयर हो सके। ठीक, तो ये बेसिकली मतलब था। ये तो एडमिशन में था। अगर मैं रिटायरमेंट में बोलूं तो रिटायरमेंट में 3 पार्टनर होंगे, ए, बी, सी। जब मान लेते हैं पी, क्यू, आर, और सपोज आर बिजनेस छोड़ के चला गया तो आगे चल के पी और क्यू हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉफिट होगा 5 लाख वो तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आगे का जो भी प्रॉफिट होगा वो पी और क्यू को मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग रीवैल्यूएशन बनाएंगे, जब आर रिटायर हो रहा होगा तो अभी तक का जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा एसेट्स और लायबिलिटीज में से वो तीनों पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। तो ये तो रिटायरमेंट की बात थी, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। एडमिशन या रिटायरमेंट होने के टाइम आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि रीजन है ये, क्योंकि अगर आप उसको रीवैल्यू नहीं करेंगे तो पुराने पार्टनर्स के लिए अनफेयर हो जाएगा, इसलिए हमको उसको रीवैल्यू करना है। तो ये तो रही मीनिंग की बात। अब हम लोग ट्रीटमेंट समझते हैं कि क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट के बेस पे 2 चीजें की जा सकती हैं, जनरल एंट्रीज या तो आपका लेजर अकाउंट बनाने को बोला जा सकता है। जनरली आपके एग्जाम में लेजर अकाउंट खोलने को आता है, बट कभी कभी जनरल एंट्रीज भी आ सकती है, तो अपने को दोनों सीखना। सिंपल। अच्छा, क्या जनरल एंट्री कुछ नए रूल्स होंगे? तो नहीं। कैसे जनरल एंट्री पास होगी, आइए देखते हैं। अब मेन बात तो आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो बिल्कुल नॉर्मल जनरल एंट्रीज होंगी। मैंने कहा कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एज पर नॉमिनल रूल एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो हमारा फायदा है और उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये मेरा फायदा है कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रॉफिट। बट इस प्रॉफिट को इस रीवैल्यूएशन में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट से कभी कभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जा सकता है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो हम ये हमारे लिए प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया गया एज पर नॉमिनल रूल। अगर एसेट्स डिक्रीज हो तो ये हमारे लिए नुकसान है, तो इसलिए हमने इस नुकसान को रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। और एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, वो रिड्यूस हो रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं, लायबिलिटीज मेरी बढ़ रही है, तो ये भी मेरे लिए नुकसान ही है, इसलिए मैंने रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देना है टू लायबिलिटीज। अच्छा, ये एग्जाम में एसेट्स लिख के चले आएंगे, एसेट्स का नाम लिखिए। तो ऑब्वियसली एसेट्स का नाम लिखा जाएगा, वहां पे एसेट्स मत लिखा। अगर मशीन है तो मशीन, प्लांट है तो प्लांट। तो इस तरीके से आप नॉर्मली जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर आप इंक्रीज हो रहा है तो अपने हिसाब से उसका प्रॉफिट या लॉस लेके उसको एडजस्ट करें। अगर मैं इसकी लेजर अकाउंट की बात करूं तो ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझते हैं, नॉमिनल रूल है मतलब सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होंगे और सारी इनकम और गेन क्रेडिट होंगे। अब सारी एक्सपेंसेस और लॉसेस, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो ये इनकम और गेन हमारे लिए, तो मैंने यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एसेट्स को ऐसे दिखा दूं। अगर एसेट्स की वैल्यू घट जाएगी तो मैं ऐसे दिखा दूं। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारे लिए नुकसान है, तो मैं यहाँ पे उसको ऐसे दिखा दूं। एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज की वैल्यू घट जाएगी। एक तरीका भी है और इजी ट्रिक, क्योंकि बहुत सारे लोग रटने वाले, उनको रटने के लिए कुछ नए तरीके
तरीके चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दूं a माइनस एल प्लस, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ a प्लस एल माइनस। इस तरीके से कई ट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, इसको याद करें। अब मैंने कहा सपोज एसेट्स 50,000 से बड़े और लायबिलिटीज 5,000 से घटे, तो बताओ मेरा फायदा होगा या नुकसान? एसेट्स 50,000 से बड़े, लायबिलिटीज 5,000 से घट गई, तो अल्टीमेटली 45,000 का आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो इस प्रॉफिट को आप इससे लिखेंगे, इससे लिखेंगे, तो बैलेंसिंग करेंगे, इधर का देखिए टोटल 50,000 आ रहा है, तो आप टोटल 50,000 दोनों तरफ आना चाहिए, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो 45,000 होगा। है ये हमारे लिए प्रॉफिट, इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स को मिल जाएगा। सपोज ऑल पार्टनर्स ए और बी हैं, ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशियो मिलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि गुडविल में सैक्रिफाइस आ रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सैक्रिफाइस में मत बांटना, इसको ऑल रेशियो में बांटना। सपोज ऑल रेशियो इक्वल है तो 22,500 ईच। तो ये तो यहाँ तक की बात थी कि इस अकाउंट को कैसे बनाते हैं। अब ध्यान देना, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही लिखेंगे, एसेट्स की बुक वैल्यू या एसेट्स की मार्केट वैल्यू मत लिखना। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा है, एक बैलेंस शीट बनी और बैलेंस शीट में सपोज लैंड की वैल्यू है 50 लाख और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज 60 लाख। तो आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में या जनरल एंट्री में ना 50 लाख से ट्रीटमेंट होगा ना 60 लाख से ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट किससे होगा? इनके प्रॉफिट से या गेन से। देखो तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट साइड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 लाख बाय लैंड। दैट्स इट। इस तरीके से ना आपको बुक वैल्यू लिखनी है ना आपको मार्केट वैल्यू लिखनी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है। तो बुक वैल्यू मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है, मार्केट वैल्यू जो आज मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू चल रही है, वो जनरली आपको नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन है। एक बात का ये आपको ध्यान देना। एक बात जो ट्रिकी लोग खेलते हैं, आपके एग्जाम में ट्रिकी आती है कि डेप्रिसिएशन, सपोज इसकी ट्रीटमेंट को मैं ऐसे लिखूं, एक लैंड है 50,000 की और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है लैंड वैल्यू एट, या 2 भी लिख सकते हैं 60 लाख। मतलब लैंड थी 50 लाख की और अब उसकी वैल्यू हो रही है 60 लाख, तो तुमने यहाँ पे 10 लाख का फर्क हो, ये अब इसकी वैल्यू हो गई। बट कभी कभी यहाँ पे इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं लैंड वैल्यू और लैंड इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। अब दोनों बातों में फर्क है। यहाँ पे लिखा है कि लैंड की अब आज की तारीख में ओरिजिनल वैल्यू ये हो गई है, यहाँ पे इसको घुमा के लिखा है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आज की तारीख में इसकी कितनी वैल्यू हो गई है, यहाँ पे ये लिखा है कि अब इसकी वैल्यू 5 लाख से इंक्रीज हो गई। इस बाय वर्ड को ध्यान दें, 5 लाख से वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आप यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज वैल्यू लिखिए 5 लाख। अगर मैं पूछूं कि इसके आज की तारीख में ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 55 लाख। अगर पूछूंगा कि इंक्रीज कितने से हुई है, तो आप बोलेंगे 5 लाख। तो ये डिफरेंस 2 में और y में आपको नॉर्मली क्वेश्चन में देते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जनरल एंट्रीज बनाते हैं, पर इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ बचता नहीं। कभी कभी यहाँ पे रीवैल्यूएशन में बोला जाता है कि कुछ एसेट्स हैं अनरिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब आप
आपने रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा था और आप अचानक से आपके टेबल के अंदर से एक टाइपराइटर निकल के आ गया, वो आपने तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं किया था, आपको अचानक से पता चला कि अरे मेरे पास तो टाइपराइटर भी है, तो क्या आप खुश होंगे या दुखी होंगे? ऑब्वियसली खुश होंगे, ये सोच के इस टाइपराइटर को बेच दो पैसे मिल जाएंगे, क्लियर सी बात है, टाइपराइटर को बेच दो पैसे मिल जाएंगे, आप खुश होंगे, आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कहाँ पे चला जाता है? क्रेडिट साइड। इसको क्या कहते हैं? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आपकी क्रेडिट साइड में आते हैं। सेम कभी कभी लायबिलिटीज भी हो जाती हैं अनरिकॉर्डेड, तो हम लोग उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं क्योंकि ये आपके लिए नुकसान। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, सपोज एक नया पार्टनर एडमिशन हुआ एक नए पार्टनर का, और हम लोग ने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कराया, तो मुझे लैंड की वैल्यू जब रीवैल्यू करानी है तो मैं क्या मार्केट में जाके लोगों से पूछूंगा कि बताओ इस लैंड की क्या वैल्यू है, इस लैंड की क्या वैल्यू? नहीं, मैं किसी को हायर करूंगा, मैं किसी लॉयर को हायर करूंगा, उससे पूछूंगा कि इस लैंड की वैल्यू का पता लगाओ, वो पता लगाएगा, फिर वो कुछ चार्ज मिलेगा। तो कहने का मतलब है रीवैल्यूएशन को करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, और वो एक्सपेंसेस आपके लिए खर्चा है, नुकसान है, तो वो भी डेबिट साइड आएगा। टू एक्सपेंसेस, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। इस तरीके से ये मैक्सिमम चीजें रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ सकती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगी, मीनिंग और कॉन्सेप्ट